अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी के किस नंबर 16 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगा। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस टाइम वेस्ट किए। यशम से ख़ुद को संभाला नहीं जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि कैसे वो घर तक पहुंची। उसका दुपट्टा कहीं गिर चुका था। वो बिना दुपट्टे, कीचड़ ज़दा कपड़े और बिखरे बालों के साथ घर पहुंची और आते ही खुद को रूम में लॉक कर लिया और डायरी उठा ली। डायरी। मैं बहुत दर्द में हूँ। और यशम की आंख से आंसू निकला। लोग कहते हैं मोहब्बत बहुत दर्द देती है। किसी से मोहब्बत न करना और मैं हमेशा मजाक समझती थी। मैं मोहब्बत करने वाले को मैं मोहब्बत करने वाले का मजाक उड़ाती थी और आज ज़िंदगी मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं उस शख्स को खुदा से मांग तो लूँ, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं मर गई तो मेरे भाई को दुख होगा, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रही तो मेरी नस्लें तबाह हो जाएगी। मैं जानती हूँ ख़ता सिर्फ़ एक लम्हे में होती है, लेकिन सज़ा सदियों में पाई जाती है। मैं मैं भाई से मिलने जा रही हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच आज बता दूँगी। वो चाहे तो मुझे मार डाले, चाहे तो ज़िंदा दफना दें। मैं अब कुछ नहीं छुपाऊँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये शमशाह हाल। जन्नत ने वर्के पलटे लेकिन कुछ ना मिला। जन्नत जल्दी से उठी और पूरा घर देखा। ना सिकंदर था ना इंशु। उसे सिकंदर का बहुत इंतज़ार था। सिकंदर और इंशा 5 बजे घर आ गए। इंशु, मेरी जान, आप चलो फ्रेश हो जाओ, मैंने बाबा से बात करनी है। ओके मामा। और इंशा रूम में चली गई। सिकंदर, मेरी बात सुनो, जन्नत ने कहा। जन्नत, मैं फ़्रेश हो जाऊं फिर बात करता हूं, सिकंदर ने थके लहजे में कहा। ओके, जल्दी। जन्नत जन्नत से बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। सिकंदर शाह अपने रूम में चला गया और कपड़े बदल कर लेट गया। उसे भूल गया कि जन्नत ने बात करनी है और जन्नत जो इंतज़ार कर रही थी। आधे घंटे तक सिकंदर को आते न देखकर वो सिकंदर के रूम में बढ़ी। इंशा और सिकंदर गले लगकर सोए हुए थे। मुझे इंतज़ार करने का कहकर नवाब साहब खुद सो रहा है। जन्नत ने आकर सिकंदर का कंधा हिलाया। सिकंदर हम हम सिकंदर ने बंद आंखों से जवाब दिया। मैंने बात करनी है, बाहर आओ, जन्नत ने कहा। अच्छा। और सिकंदर ने इंशा पर ब्लैंकेट डाला और बाहर आ गया। बोलो क्या बात है, सिकंदर ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। उस डायरी के आगे क्या हुआ था, जन्नत ने सवाल पूछा। फिर कभी बताऊंगा, सिकंदर ने जन्नत को टाल दिया। मुझे जानना है यशम के साथ क्या हुआ है। क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सुनान है? क्या तुम्हें यकीन है वो मेरा बाप है? जन्नत ने जल्दी से पूछा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? सिकंदर ने पूछा। फातिमा, जन्नत ने जवाब दिया। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? सिकंदर ने पूछा। नजमा, जन्नत ने ये लफ्ज़ी जवाब दिया। तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, एक किचन और कमरों के आगे बरामदा है। हाँ, जन्नत ने जवाब दिया। तो फिर क्या सुनान कोई और हो सकता है? सिकंदर, बाबा ऐसे नहीं है, जन्नत ने कहा। तो सिकंदर स्टडी की तरफ गया और एक एनवलप जन्नत की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? जन्नत ने पूछा। खोलो, सिकंदर ने कहा। तो जन्नत ने खोला और उसमें कुछ तस्वीर थी। उन तस्वीरों में जो आदमी मौजूद था वो जन्नत का बाप था और साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद थी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मेरे बाबा। वो कैसे किसी लड़की को उजाड़ सकते हैं? वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, जन्नत ने रोते हुए कहा। तो एकदम वो चुप हुई। यशम कहाँ है? जन्नत को एकदम यशम का ख्याल आया था। मिलना चाहोगी यशम से? सिकंदर ने पूछा। हाँ, जन्नत ने कहा। चादर पहन कर आओ। तो जन्नत जल्दी से चादर लेने चली गई और द्रक्षा को इंशु का ख्याल रखने का कह दिया। सिकंदर ने कार कब्रिस्तान की तरफ मोड़ी। जन्नत का दिल पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो दिल में यशम की खैरियत की दुआ मांग रही थी। सिकंदर ने कब्रिस्तान के सामने कार रोकी।
यहाँ क्यों लाए हो यहाँ क्यों लाए हो मुझे? जन्नत ने परेशानी से पूछा। यशम से मिलवाने, सिकंदर ने ज़ब्त से जवाब दिया। नहीं, वो नहीं मर सकती। कौन औरत महबूब के जुदाई में मरती है? जन्नत ने रोते हुए कहा। सिकंदर की आंखें ज़ब्त से लाल हो चुकी थी। सिकंदर ने जन्नत के हाथ को पकड़ा, अपनी जूती उतारी और नंगे पांव एक कब्र तक गया। जन्नत ने देखा, वो कब्र एक दरख्त के पीछे मौजूद थी और उस कब्र पर ताज़े गुलाब के फूल पड़े थे और इस कब्र की तख्ती पर बहुत गहरे हरूफ में यशम शाह लिखा था। जन्नत कब्र के सराहने बैठ गई और दाढ़े मारकर रोने लग गई। जन्नत की हालत इस वक्त दीवानों जैसी थी। इस कब्र के साथ एक और कब्र भी थी। जन्नत की नज़र उस कब्र पर पड़ी। उस कब्र की तख्ती पर दानिश शाह लिखा हुआ था और वफ़ात की तारीख 15 मार्च थी। यशम शाह ने 28 फरवरी को वफ़ात पाई और ठीक 15 दिन बाद दानिश शाह ने वफ़ात पाई। सिकंदर के आंखों के गिर्द आंसू की ज़रात थे। जन्नत जी भर कर रो के उठ खड़ी हुई। घर चलें? जन्नत ने सिकंदर की तरफ देखकर पूछा। हम चलो। और जन्नत सिकंदर के पीछे चलते हुए कब्रिस्तान से निकली। वहीं एक गोशे में सुनान की कब्र भी थी, लेकिन आज पहली दफ़ा कब्रिस्तान आकर जन्नत उस कब्र की तरफ ना बढ़ी और वो चुप करके कार में आकर बैठी। सिकंदर ने कार घर की तरफ मोड़ी। जन्नत खामोशी से अंदर बढ़ गई, जहां इंस्टा टीवी देख रही थी। मुझे सुलाकर आप दोनों बाहर घूमने गए थे? इंस्टा ने मुंह बनाते हुए पूछा। नहीं मेरी जान, जन्नत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बगैर कैसे कहीं जा सकती हूँ? लेकिन मामा आप गई हैं। सिकंदर रूम में चला गया और जन्नत ने इंस्टा को गोद में ले लिया। खाना बन गया है, दृक्षा ने बताया। ओके, लगा दो। इंस्टा जाओ बाबा को ले आओ। और दृक्षा अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। सिकंदर टेबल पर आ गया। खाना खाने के बाद जन्नत ने कॉफ़ी बनाई और इंस्टा को दूध दिया। चलो बेटा, अब आप पढ़ लो, जन्नत ने इंस्टा को देखते हुए कहा। लेकिन इंस्टा को पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। वो 10 मिनट में सो गई। मैं क्या करूं इस लड़की का? जन्नत ने इंस्टा को सुलाया और ख़ुद सिकंदर के रूम में आ गई। सिकंदर, उस डायरी के बाद क्या हुआ यशम को? जन्नत ने पूछा। क्या करोगी जानकर? बस इतना जान चुकी हो ना, यशम इस दुनिया में नहीं रही। सिकंदर ने दर्द से कहा। मेरा दिल फट जाएगा सिकंदर, जन्नत ने रोते हुए कहा। तुम सिर्फ सुनने वाली हो। वो है जिस पर यह सब बीता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने सिर्फ मुझसे यशम ही नहीं छीनी, मेरा बाप छीना और मेरा मामू भी, सिकंदर ने दर्द से कहा। मामू? जन्नत ने सवालिया नज़रों से पूछा। हाँ मामू, वो पढ़ने के लिए तुर्की गए हुए थे। वो यशम को बहुत पसंद करते थे। मामा ने उनसे वादा किया था जब लौट कर आओगे यशम तुम्हारी होगी, सिकंदर ने दुख से कहा। और तुम्हें पता है, जब वो लौट कर आए यशम इस दुनिया में नहीं थी और इस पल मुझे लगा मैं अपने मामू को खो दूंगा। 2 साल वो कोमे में रहे और फिर जन्नत ने पूछा। फिर उन्होंने आज तक शादी नहीं की। वो यशम की जगह किसी को नहीं दे सकते, सिकंदर ने कहा। जन्नत ने सिकंदर का हाथ पकड़ा। यशम की मौत कैसे हुई? जन्नत ने पूछा। जितनी बुरी यशम की मौत हुई है, इतना बुरा खुदा किसी ज़ीरो को भी ना दे, सिकंदर ने रोते हुए कहा। वो मर्द होकर रहा था। उसे जन्नत ने पहली दफ़ा रोते देखा। तुम्हें पता है, यशम की गाड़ी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो गाड़ी तक दोबारा ना बन सकी, सिकंदर दुख से कहा। क्या बाबा आए थे? जन्नत ने पूछा। नहीं, हमने दोबारा राब्ता नहीं रखा। यशम कार ड्राइव कर रही थी। बार बार आंसू गिर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों पर हाथ मारती और शीशा धुंधला नज़र आता। बहुत मुश्किल से यशम ड्राइविंग कर रही थी। अभी वो मेन रोड पर ही थी कि अपने आंसू पहुंचने लग गई के साथ ही एक ट्रक से यशम की कार टकराई और यशम ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी उल्टी घूमते घूमते साथ लगे दरख्तों से टकराई और उसी वक्त एम्बुलेंस आ गई। यशम को कार से निकाला गया। यशम के दोनों बाजू में कांच के टुकड़े पेश थे।
सिर्फ यही नहीं, उसके मुंह की जिल्द जल चुकी थी। गाड़ी की इतनी बुरी हालत देखकर कोई करीब नहीं आया। सब कह रहे थे पुलिस का केस है। थोड़ी देर बाद जाए वाक़ये पर पुलिस आई और तफ्तीशें की और एम्बुलेंस को बुलाया। यशम को बाहर निकाला गया और स्ट्रेचर पर लेटाया गया। उसकी एक टांग नीचे लटक रही थी और सामने के दांत भी गिर गए थे और खून रुक नहीं रहा था। ऐसा लगता वो कुचली गई है। गाड़ी का नंबर देखकर दानिश शाह को कॉल की गई। वो और रुबाब बेगम भागते भागते हॉस्पिटल पहुँचे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकली। मेरी सिस्टर कैसी है? दानिश शाह ने रोते हुए पूछा। सर, अभी आपकी सिस्टर का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके पेट में मौजूद बच्चे की डेथ हो चुकी है। और यही नहीं, अगर वो ठीक हो भी गई कभी चल नहीं सकेगी। उनकी एक टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन 2 घंटे बाद यशम की रूह परवास कर गई और वो सबको रोता धोता छोड़कर अपनी अगली दुनिया में चली गई। यशम को घर लाया गया। सिकंदर शाह, जो कि आज अपनी क्लास में गोल्ड मेडल लेकर आया था, जब उसने दरवाज़ा खोला अपने बाप के झुके कंधे देखे तो हैरान हुआ। बाबा, मेरी पोजीशन आई है। आज मुझे और यशम को डिनर पर बाहर ले जाएंगे ना? लेकिन दानिश शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। एम्बुलेंस दरवाजे पर आकर रुकी और सिकंदर की नज़र एम्बुलेंस पर पड़ी। रेस्क्यू वाले स्ट्रेचर को बाहर निकाल रहे थे और जन्नत की लाश को लॉन में रख दिया गया। सिकंदर दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ा और चेहरे से कपड़ा हटाया। नहीं, सिकंदर ने चीख कर कहा। यशम, आंखें खोलो। सिकंदर ने यशम के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। यशम मेरी जान, तुम जानती हो मेरी आज पहली पोजीशन आई है। यशम, जल्दी से उठ जाओ। मैंने बाबा को मना लिया है, हम बाहर चलेंगे, घूमेंगे। लेकिन यशम कहाँ सुन रही थी। सिकंदर ने यशम को ज़ोर से हिलाया, लेकिन वो ना हिली, बल्कि लोगों ने सिकंदर को यशम से हटाया। मैयत को तकलीफ़ होती है, ऐसा ना करो, एक बड़ी उम्र की औरत ने कहा। वो मैयत नहीं है, वो मेरी यशम है, आइंदा मैयत ना कहना। और सिकंदर ज़मीन पर बैठकर चीखने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से बैन करने लगा। बाबा, यशम को उठाओ। दानिश शाह खुद भी होश में न थे। यशम को गुस्ल के लिए ले गए और गुस्ल देकर सामने रखा। जनाजा असर की नमाज के बाद था। सिकंदर यशम की चारपाई पर पैरों वाली साइड पर बैठा था और चुप करके देख रहा था। रुबाब बेगम और दानिश शाह सराहने से बैठे रो रहे थे। और फिर जनाजा उठाने का ऐलान हुआ। सब औरतों ने निकाब किया। दानिश शाह भी खड़ा हो गया जनाजा उठाने के लिए, लेकिन चारपाई को सिकंदर ने पकड़ लिया। मेरी यशम को कहीं लेकर मत जाओ। तो दानिश शाह सिकंदर की तरफ बढ़ा। बेटा, अनी थक चुकी है, वो सोना चाहती है अपने असल घर में। तुम भी चलो इकट्ठे सुला आएंगे। तो सिकंदर ने भी उनका साथ दिया और यशम का जनाजा पढ़ा गया। इस जनाजे की इतनी तादाद थी कि जगह कम पड़ गई। पूरी यूनिवर्सिटी के बॉयज़ आए थे, टीचर्स भी आए थे। और फिर यशम को लेकर कब्रिस्तान बढ़ गए। दानिश शाह कब्र में उतर गए और यशम को लहद में उतारा गया। और जैसे जो यशम पर मिट्टी डालने लगे, सिकंदर चीखना शुरू हो गया। नहीं बाबा, ना डालो मिट्टी मेरी यशम पर। 2 आदमियों ने सिकंदर के हाथों को पकड़ लिया और यशम की कब्र पर फूल डाले गए। तो सिकंदर को छोड़ा। वो कब्र की मिट्टी कोतने लगा तो ज़बरदस्ती उसे घर ले गए। मामा, सिकंदर भागते हुए रुबाब बेगम के गले लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मामा, बाबा ने यशम के ऊपर मिट्टी डाल दी। मामा, बाबा ने यशम को ज़मीन में डाल दिया। बेटा, वो यशम का घर है, रुबाब बेगम ने प्यार से कहा। यशम के साथ मेरा घर भी बनाओ, मैंने यशम के पास जाना है, सिकंदर ने रोते हुए कहा। तुम यशम के पास ना जाना, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी ज़रूरत है। सिकंदर रात तक रोता रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे थे।